है, मैं बोलता ही इसलिए हूँ कि बातें बुरी लगे, क्योंकि अच्छी लगेगी तो फिर तुम सर पे बैठ जाओगे ना अपने, मेरे तो नहीं बैठोगे। तो आप जो कोर्स कर रहे हो वो कोर्स एक हिमालय की चोटी है। कभी एक काम करना, आप सभी के सभी, आप लोगों को अभी पढ़ाई से थोड़ा बहुत डर लग रहा है, आप लोग एक काम करना, किसी दिन संडे वनडे को आप सभी एक पूरा क्लास या मैक्सिमम दोस्त जो है वो मिलकर जाना, दिल्ली में एक जगह है मुखर्जी नगर, ठीक है? कभी जाना वहां जाके किसी मैगी पॉइंट पे या चाय की दुकान पे या पराठे की दुकान पे बैठना, थोड़ी देर बैठना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम लोग घंटा भी मेहनत नहीं कर रहे कुछ। वहाँ यूपीएससी की तैयारी करते हैं बच्चे और 19-19 घंटे पढ़ाई करते हैं पर डे की। एक ही रूम में 5 बंदा 19 घंटे हिलता नहीं है अपनी जगह से। अच्छा, प्रोबेबिलिटी देखो उनके पास होने की, कुछ पॉइंट में है, कुछ परसेंट, 1% भी नहीं आई थिंक, जितने बच्चे एग्जाम देते हैं 1% भी नहीं है। आपका तो फिर भी 23-24% है। नहीं समझे? मैं कोई डायलॉग नहीं मार रहा आप में से किसी को, आई एम जस्ट गिविंग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और उन लोगों को क्या चाहिए? पावर चाहिए। पावर के लिए बन रहे हैं ना आईपीएस आईएएस, तो तुम्हें पावर नहीं मिलेगी यहाँ सीए करके। अरे पूरी अर्थव्यवस्था चलाओगे तुम लोग भाई देश की। कोई भी बिजनेस पर्सन को जब रिटर्न भरना होगा ना, वो तुम्हारे भाई साहब भर दो यार। ऑडिट करवाना होगा तुम्हारे पीछे आएंगे, नया बिजनेस खोलना होगा तुमसे पूछेंगे, बिजनेस बंद करना होगा तुमसे पूछेंगे, इन्वेस्टमेंट करनी होगी तुमसे पूछेंगे, इन्वेस्टमेंट बेचनी होगी तुमसे पूछेंगे। तुम लोग समझते हो तुम्हारी वैल्यू क्या है? कहीं से सुन लिया सीए करेंगे पैसा अच्छा है, अरे छोड़ो ना वो पैसे वैसे को, पैसे तो कमाओगे ही कमाओगे। तुम ये देखो ना तुम्हारी वैल्यू क्या बन रही है। अब भी तुम पैसे के पीछे पड़ रहे हो, अब पैसा सेकेंडरी है इस कोर्स को करने के बाद। पैसा तो आता रहेगा मंथली, क्या दिक्कत है? लाख रुपए भी महीना आ जाए घर चलता है बहुत अच्छे लेवल पे। अब तुम चार्टर्ड बनने के बाद तुम देखो सोसाइटी को क्या सर्व कर रहे हो, है ना? तो वहां भी एक एक्सक्यूज दोगे, तुम्हारे ऑफिस में कोई आ गया क्लाइंट, उसने कहा कि कितने परसेंट रिटर्न कमाऊंगा, भाई मेरी तो मैथ बहुत खराब है, तेरी जान कसम बता देता, अगली बार आ फिर बताऊंगा। है? कभी कभी नहीं आएगा वो। नहीं समझे? प्रॉब्लम को गिनवाना और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना, दोनों में डिफरेंस है। जो चीज वीक है, पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाओ। जो भी वीक है, मैथ्स वीक है ज्यादा बच्चों की, पढ़ जाओ पीछे, बेसिक उठा लो पूरा फर्स्ट क्लास से। तुम बनो तो सही पढ़ने वाले, मटेरियल उठाओ कहीं कहीं से लेकर आओ। कोई भी तुम्हारा टॉपिक, जो भी टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में है, तुम पढ़ो उसका बिल्कुल बाल की खाल निकाल लो। वही वीक तुम्हारी सबसे खतरनाक चीज हो जाएगी। मैं कह रहा हूं अगर मुझे आज मौका लगे कि कोई दूसरा ऑप्शन ना हो और मेरे को बोले कि आपको मैथ्स करना है, थैंक यू मैम, मेरे को बोले कि आपको मैथ्स करना है, तो मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन, मैं निकाल लूंगा बाल की खाल। मैं आपको बताऊं, अगर मुझसे बोले कि सर आपको मैथ्स पढ़ाना है, मैं अभी चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ कि 6 महीने बाद पढ़ाऊंगा। और सही बताऊं, मेरी मैथ्स बहुत गंदी थी, मेरे को कुछ नहीं आता मैथ्स में, क्योंकि मुझे पता है रिक्वायरमेंट है। नहीं समझे? तो सर आप सभी लोग ऐसा कोर्स कर रहे हो जहां पर एक्सक्यूजेस नहीं चलते, यहाँ रिजल्ट चलते हैं। मैं नहीं कह रहा तुम लोग भीड़ में हो, भीड़ का हिस्सा हो, दौड़ते रहो, कुत्ते की तरह पड़ते रहो, पागलों की तरह करते रहो, ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करो। अगर तुमने एक फॉर्म भरा है कि मेरे को फाउंडेशन पास होना है, पास होने के लिए भरा है, फेल के लिए? किसने भरा है फेल होने के लिए? चल ट्राई मारते हैं फेल होके। सबने पास होने के लिए भरा है, तो तुम अभी भर दो ना। दूसरा ऑप्शन क्यों रख रहे हो कि सितंबर नहीं हुआ तो जनवरी में देख लेंगे, जनवरी नहीं हुआ तो मई में देख लेंगे? देखना कुछ नहीं है, जो है आने वाला उसमें करना है, खत्म। कितने दिन है? 90 दिन है। अरे 90 दिन तुम पढ़ो 12 घंटे, 300 नंबर ना आए तो बोलना।
400 अलग ही शांति मिलती है रिजल्ट देखने के बाद। उस सारी थकावट भूल जाओगे जो आपने इस 90 दिनों के अंदर करी है, क्योंकि टोटल इंस्टीट्यूट खुद आपको 120 दिन दे रहा है, जिसमें से 30 दिन से ज्यादा हमारे जा चुके हैं, 90 दिन बचे हुए हैं। करो तो सही, बनो, पढ़ो 12 घंटे, है हिम्मत घर पे जाके पढ़ने की? 1.5 घंटे बाद तुम साला तुम्हारा फोन उठ जाता है, लो रील मैसेज, आ रहा हूँ जान, भैंस की आंख, क्या जान जून कर रहे हो तुम लोग? समझ रहे हो? बनो, बनने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसी नहीं मिलती उपाधियां। लोग कहते हैं ना, जैसे किसी मैकेनिक ने गाड़ी को टच किया और तुमसे 10,000 ले लिए, 5,000 ले लिए, सब कहते हैं भाई तूने 1 सेकंड ही तो लगाया, नहीं, उसने अपने जीवन भर की प्रैक्टिस लगाई है। डॉक्टर आपसे 5,000 रुपये ले लेते हैं, एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे 2 लाख लेके चले जाएंगे। आप बोलो यार अभी आए 5 मिनट में 2 लाख ले गया, उसकी जीवन भर की प्रैक्टिस है। ठीक है, तो एक चीज सुधारनी है हमें, हमें प्रॉब्लम नहीं गिनवानी, हमें सोल्यूशन चाहिए। प्रॉब्लम मन में रखना है, लेकिन बार बार ये नहीं आता सर, ये नहीं आता। नेगेटिव पीपल मत बनो, पॉजिटिव बनो। सर ये नहीं आता, कर लूंगा, ये पक्का है, मैं करके दिखाऊंगा इसको। लो ना अपने आप से चैलेंज, खुद से चैलेंज लो। दुनिया में तुम्हारा चैलेंज तुम खुद से ही है, और किसी से नहीं है। तुम अपने आप से अच्छा बनो, आज जिस लेवल पर हो उससे ऊपर जाओ। समझ गए सबके सब? यही बस मेरा एक ये है कि अभी आपके पास 90 दिन है, प्रॉब्लम मत गिनवाना, सोल्यूशन निकालो। जो टॉपिक नहीं आता उधेड़ दो साले को शुरुआत से, उसकी बाल की खाल निकालो, वो जहां से वो टॉपिक पैदा हुआ है और आज तक उसके सारे क्वेश्चन कर मारो बैठ के, फिर देखो तुम्हारे मार्क्स कैसे आते हैं। और जहां एक सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आता है वहां फिर सारे के सारे, फिर तो माइंड ओपन हो गया, फिर तो कुछ भी आ जाए सब कर लेंगे। अब हम एज टीचर है, पढ़ाते पढ़ाते इतना टाइम हो गया, अभी दुनिया का कोई टॉपिक हमें दे दो हम उसको पढ़ा देंगे। अब थोड़ा, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दे रहे हो तो थोड़ा समय दे दो, वैसे ही इकोनॉमिक्स बिजनेस ये वो सब कुछ दे दो, सब पढ़ा मारेंगे। क्यों? माइंड ओपन हो गया। तो तुम लोग कंसिस्टेंसी दिखाओगे, तुम्हारा भी हो जाएगा। ऑल वेल, तो डरने का नहीं। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, इस बैच में फेल होने वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं, क्योंकि रिजल्ट तो है ही 22-23% ना। लेकिन इंडिविजुअली तुम्हें अपने आप को, मैंने पहले भी बोला था, उन्हीं 22 के अंदर रखना है। तो बॉर्डर पे मत रहना कि भाई 200 आ जाए तो ठीक है 400 में से। मेरा टारगेट ही कम से कम 320-330 का होना चाहिए। तो 320-330 का मतलब क्या होता है? अगर पर सब्जेक्ट की बात करो तो कम से कम 80 नंबर, 75 का टारगेट। तो बाद में एवरेज हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में 90s में भी ला सकते हो, मैथ्स में 90s में ला सकते हो, 90+। लेकिन लॉ अकाउंट्स ऐसी होनी चाहिए 65-70 अलाने ही लाने हैं, 60 से कम का तो टारगेट ही नहीं है। तो उसके लिए क्या हवाबाजी चाहिए? हवाबाजी नहीं चाहिए, उसके लिए पढ़ना है। घर जाओ, किसी का बर्थडे है, भाड़ में जान दे, बर्थडे बर्थडे देख लेंगे अगली बार। किसी की 13वीं में जाना है, मना कर दो। किसी के यहाँ फंक्शन है, मना कर दो। घूमने जा रहे हैं, जाने दो। 3-4 साल मेहनत करो, जीवन भर घूमोगे। नहीं तो जीवन भर फिर घूमोगे दूसरे तरीके से, अगर मेहनत नहीं करी अभी 3-4 साल तो। इतना छोटा सा कोर्स कर दिया इंस्टीट्यूट ने, कहाँ 3 साल की ट्रेनिंग थी, 2 की कर दी। कहाँ साल में 2 अटेम्प्ट होते थे, 3 कर दिए। इंटरमीडिएट 3 कर दी। और क्या चाहिए तुम्हें इंस्टीट्यूट से? वैल्यू उतनी है, बल्कि बढ़ रही है। पहले लोग नहीं जानते ज्यादातर, तो किसी से बोलो हाँ भाई क्या कर रहा है, सीए कर रहा हूँ, कौन से कॉलेज से? अब नहीं पूछता ज्यादातर बता कौन से कॉलेज से। समझ गए? तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना चैप्टर। कर रहे थे हम लोग कॉस्टिंग का, थ्योरी ऑफ कॉस्ट हमारा चल रहा था। समय दे दिया 10-15 मिनट, कोई बात नहीं, इसकी जरूरत थी तुम लोगों को, है ना? हवाबाजी नहीं दिखानी, पढ़ाई करनी है। चलो, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। मैंने आपको बताया एक अकाउंटिंग कॉस्ट होती है और एक इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट को मैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहता हूं, और इकोनॉमिक कॉस्ट को
इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कहता हूं। इकोनॉमिक को इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मैं कहता हूं किसको? अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जो मैं अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता हूं, और इम्प्लिसिट कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जो मेरी एक तरीके की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। आगे दोबारा से आएगा आउटले और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहां तक ओके? फिर मैंने दूसरा आपको बताया आउटले कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भाई ये सेम है, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक कॉस्ट की तरह ही है। आउटले कॉस्ट को आप अकाउंटिंग कॉस्ट बोल सकते हो और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप इकोनॉमिक कॉस्ट भी बोल सकते हो। लेकिन इकोनॉमिक में अकाउंटिंग इंक्लूडेड होती है, अपॉर्चुनिटी में अकाउंटिंग इंक्लूडेड, सॉरी, हाँ, अपॉर्चुनिटी में अकाउंटिंग इंक्लूडेड नहीं होती। अपॉर्चुनिटी मतलब सिंपल, आपने जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव छोड़ा है, जैसे कि उसने जिम खोला था, तो जिम खोला तो जिम खोल के उसने कितने कमाए थे? 6 लाख कमाए। लेकिन उस जिम को अगर वो नहीं खोलता तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, वो शायद 12-13 लाख रुपए कमा सकता था। तो जिस भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव को आप छोड़कर आ गए उसको हम क्या कहते हैं? और आउटले कॉस्ट क्या होती है? जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है। डन है जी? तो आ जाओ। आउटले कॉस्ट इन्वॉल्व एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स ऑन से वेजेस या मटेरियल, रेंट, इंटरेस्ट वगैरह, जो एक्चुअली में जेब से जाता है प्रोडक्शन करते वक्त। Opportunity cost, on the other hand, is concerned with the cost of next best alternative foregone. All well? In order to pursue a certain action. It is the cost of missed opportunity and involve a comparison between the policies that were chosen and the policy that was rejected. Comparison मतलब मैंने जो चूज किया और जो रिजेक्ट किया उसके बीच में कंपैरिजन। जैसे मैंने कहीं मान लो 12 लाख की जॉब चूज कर ली, बट मेरे को ऑफर आ रहा था 1 करोड़ रुपए का, लेकिन चूज मैंने क्या किया? 12 लाख। अब तुम बोलोगे बड़ा बेवकूफ है। तो 1 करोड़ वाला ऑफर आया था अटलांटा से, मैं हूं दिल्ली में, तो कह रहे यहाँ आना पड़ेगा। मैंने कहा वो तो पूरा साला बर्फ से ढका रहता है, पहली बात। दूसरी बात, फैमिली मेरी यहीं रहेगी, क्या करूंगा पैसों का? 12 लाख में खुश हूं, भारत के अंदर बहुत होते। मैंने ये सोचा, बट मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए की, जो मैंने छोड़, मैं जा सकता था ना। समझ गए? For example, the opportunity cost of using capital is the interest that it can earn in next best use with equalness. समझ में आ गया? कोई दिक्कत बेटे? आ गया? आगे करते हैं। A distinction between outlay cost and opportunity cost can be drawn on the basis of nature of sacrifice. आपने क्या sacrifice किया है? Outlay cost involve financial expenditure, जो आपने जेब से किया, तो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने क्या बोला? आउटले को आप अकाउंटिंग कॉस्ट भी बोल सकते हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अमाउंट और सब्जेक्टिव वैल्यू दैट इज फोरगॉन इन चूजिंग वन एक्टिविटी ओवर द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इट रिलेट टू सेक्रीफाइस्ड ऑल्टरनेटिव। इट इज इन जनरल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ। तो आउटले कॉस्ट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं। लेकिन हाँ, वो हमारे को पता होती है कि मेरा इतना नुकसान हो गया है, अगर मैं वहां जाता तो शायद मैं ज्यादा पैसे कमा लेता। समझ गए? फिर ये कहता है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट इज जनरली वेरी यूजफुल फॉर बिजनेस मैनेजर्स। तो बिजनेस मैनेजर्स हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं। अगर वहां गया तो कितना कमाऊंगा? जैसे मैं ऑलरेडी 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, आप बोलोगे सही है, क्या टेंशन है लाइफ में, बट मुझे कहीं से 10 लाख और यानी कि 20 लाख का एक अच्छा ऑफर मिल रहा है, वो भी मेरी सहूलियत के हिसाब से, तो फिर वो चीज मेरी क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, क्योंकि उसको छोड़कर मैं अभी भी 10 लाख पे अटका हूं। ऑल वेल, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, मैंने डायरेक्ट बता दिया था,
डायरेक्ट कॉस्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट। चलो अगला है, हाँ अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है ना, जो बेस्ट को छोड़कर आप नीचे वाले पे आए हो, है ना, इसलिए तो अपॉर्चुनिटी के साथ कॉस्ट बोला। अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट थोड़ी बोला है कि बुरे को छोड़कर अच्छे में आया। वो मैं क्यों कंपैरिजन करूं कि बुरे को छोड़कर अच्छे में आया, मैं जहां हूं उससे बेस्ट में मैं कहा जा सकता हूं, मैं हमेशा ये बात करता हूं। कोई भी इकोनॉमिस्ट आगे बढ़ने की बात करता है। ऑल वेल, अगली कॉस्ट है मेरी, बहुत ही अच्छी कॉस्ट है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट। तो देखो इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है, पहले मैं आपको यहां समझाऊं। एक कॉस्ट है मेरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट और दूसरी क्या है, संक कॉस्ट। ठीक है, तो दोनों के बीच में मैं आप लोगों को डिफरेंस बताता हूं। अच्छा, मेरा जो डेटा उड़ा है, डेटा तो उड़ गया, बट अगर आपको प्रोडक्शन कॉस्ट के नोट्स चाहिए हैंड रिटन वाले, मैंने अपने, जो बहुत पहले था, जब डिजिटल नहीं था तो हाथों से लिखे हुए थे, तो अगर वो वाले चाहिए तो आप ले सकते हो। चाहिए किसी को? ठीक है, ले लेना, वो आप नोट कर लेना, क्योंकि अब क्लास में हम उसको नोट तो अभी नहीं कर सकता है वो, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, कम है। डन, ओके, तो आप लोग नोट करोगे तो आपको उसमें मजा आएगा, अच्छा लगेगा। अभी मैं ढूंढ रहा था, फोन में भी नहीं है वो, मेरे घर पे मैंने कहीं रजिस्टर में बनाए हुए हैं, आज जाके उसको सर्च मारता हूँ, क्योंकि लैपटॉप का डेटा तो उड़ गया है पूरा का पूरा, और बैकअप में भी नहीं है, बैकअप से भी उड़ा दिया, क्योंकि बैकअप भी इसी का ड्राइव था, वो भी चला गया। तो वो आप हैंड रिटन ले लेना, आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आ जाओ, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और दूसरी कॉस्ट मेरी क्या है, संक कॉस्ट। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है बेटे मेरे? इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो बिजनेस करते वक्त, अब जैसे कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, अब धीरे धीरे मेरा ये जो लैपटॉप है ये आउटडेटेड होने लग गया है, हालांकि अभी भी नया ही है पूरा, बट अब मुझे ऐसा फील आने लग गया है कि अब थोड़े टाइम के अंदर इसको चेंज करना चाहिए, जिसपे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब एक समय आएगा, अभी नहीं तो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, मैक्स टू मैक्स 1 साल के बाद, कि ये कभी कभी हैंग हुआ करेगा ज्यादा। एक बार तो डेटा खा गया, अब तो मैं डेटा संभाल के इमीडिएटली कहीं और पोस्ट कर देता हूँ मैं उसको। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं दूसरा वाला लेकर आऊंगा, आईपैड ले लिया या दूसरा, जो भी उस टाइम की टेक्नोलॉजी हाईएस्ट होगी। तो ये मेरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट? जो जैसे जैसे बिजनेस चलता रहता है वैसे वैसे, जैसे मशीनरीज नई नई आती है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो हमारे साथ कॉलेज में था, कॉलेज में उसकी मैथ्स बड़ी अच्छी थी, तो दिल्ली में ही रहते थे, तो उसके फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उनका शिफ्टिंग हो गया, सेंट्रल में थे तो उनको पूना भेज दिया, पुणे महाराष्ट्र में है। तो वो पुणे में क्या हुआ, कुछ घर में कुछ अनबन सी हो गई, गुस्से में पापा ने उसको निकाल दिया। अब उसमें भी थोड़ा फॉल्स ईगो, वो भी निकल गया। निकलने के बाद क्या हुआ, उसका मैथ्स बड़ा अच्छा था, मेरे पास फोन आया, मैंने बहुत बोला, मैं कहा फैमिली अच्छी होती है, वापस जाके, कह रहा नहीं अभी नहीं जाऊंगा, जाऊंगा बट अब कुछ करके जाऊंगा, क्योंकि वो बेरोजगार था। पापा पापा बोलते होंगे यार, पापाओं को तो काम है बोलना। उसको गुस्सा आ गया, दिल पे लग गई बात। मैंने कहा एक काम कर, बात ऐसी है तो, तेरी मैथ्स तगड़ी है मैं जानता हूँ, तू ना सेंटर खोल ले, कोचिंग सेंटर, और तेरे को रहने की भी जगह नहीं है, तो एक काम कर, एक ऐसी जगह ले जहां पर तू सो भी जाइए और पढ़ा भी ले। कह रहा वो तो ठीक है, पैसे नहीं है मेरे पास। मगर मुझे पता है तूने फोन इसलिए किया है, ठीक है। तो मैंने उसको यहाँ से
पैसे भेजे। तो मैंने प्लानिंग दी, मैंने कहा देख इस तरीके से खर्च करना है तेरे को, तू एक काम करियो, कुछ छोटी छोटी सस्ती वाली कुर्सियां नहीं होती वो जो ऐसे हाथ रख के, मगर तू वो 8-9 कुर्सियां लियो, ज्यादा नहीं अभी, और एक वाइट बोर्ड ले ले, पेन का पैकेट ले ले, और अपने रहने के लिए कुछ बर्तन, गैस सिलेंडर, ये वो ले ले। मैंने उसको पैसे भेज दिए, उसने सेम काम किया, कोचिंग स्टार्ट की। उसने पहले ईयर में अपना उसको ऐड भी करवाया, पहले साल में उसके पास कुछ 15-16 बच्चे आ गए और मैथ्स उसकी जबरदस्त थी। नेक्स्ट ईयर में उसके पास 50-60 स्टूडेंट। कहता भाई बिठाऊं कहाँ पे, वो 15 को तो एडजस्ट कर देता था, 8-9 को पढ़ाया एक बैच में, 8-9 को पढ़ाया अगले बैच में। तो मेरे पैसे भी उसने जल्दी चुका दिए, 4-5 महीने में। अब वो स्टेब्लिश हो गया थोड़ा सा, अब आ गया जी 50-60 बच्चे। कहता क्या करूं, मैंने कहा अब जहां रह रहा है वहां रहे, वहां रहता रहे। अब दूसरी जगह पे जा, एक बढ़िया सा सेंटर ले जिसमें कम से कम 70-80 बच्चों की कैपेसिटी हो, उसमें वैसी कुर्सी डाल दे 30-40, क्योंकि एक ही बैच में तो पढ़ाएगा नहीं, और व्हाइट बोर्ड बड़ा वाला लगा दे। उसने कहा ठीक है, बात 2017 की। उसने क्या करा, अब और ली, कह रहा पैसे नहीं है इतने, मैं कहा मैं भेज रहा हूँ, तू फिर पढ़ा के दे दियो। कुर्सियां ली, बोर्ड बोर्ड बनवाए, पढ़ाना चालू। पुणे के अंदर उसके उस लोकल एरिया में, जैसे 4-5-6 कॉलोनी थी आसपास में, एक स्टूडेंट ऐसा नहीं था जो उस पर नहीं पढ़ता था उसके नेक्स्ट ईयर से। कहता भाई 400-500 बच्चे, क्या करूं इनका। मैं कहा बस हो गया तेरा काम। मैं कहा अब एक काम कर, अब अपने सेंटर में लगवा एसी, एसी लगवा, अच्छी कुर्सियां डाल, अब 1 महीने की फीस जैसी आएगी पूरी फीस खर्च कर दे। उसने किया, और बढ़ता जा रहा। पुणे का मैथ्स में, मतलब उस एरिया का उससे अच्छा मैथ्स का टीचर कोई नहीं है। आज भी उसके पास कम से कम 800-900 बच्चा है फेस टू फेस, पुणे के अंदर। और पुणे में उसने हर कॉलोनी में बिल्डिंग खरीदनी चालू कर दिया, सब पापा के नाम। कहता पापा इधर आओ साइन करो, ठीक है। दिल पे लग गई थी ना जब घर से बाहर भगाया था। पापा लोग भगाते हैं तो वो भी वरदान होता है। तो आज उसने हर एरिया में बिल्डिंग खरीदता है वो। 1 साल की फीस आई, खरीद ली, चल भाई, उसको शौक हो गया प्रॉपर्टी खरीदने का। तो मैं इस बीच में ये सारी बातें बता रहा हूँ, इस बीच में जब बिजनेस बढ़ रहा था, तो बिजनेस में वो नई नई क्या कर रहा था, कॉस्ट, इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। धीरे धीरे, पहले छोटी कुर्सी, बड़ी कुर्सी, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, दिस इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ऑल वेल। एक होता है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब एक ऐसी कॉस्ट जो डूब गई, जिसको आप रिकवर, जैसे कि मान लो मैंने एक साइंटिफिक रिसर्च किया, बट वो रिसर्च पॉजिटिव साबित, तो वो पैसे मेरे। मैंने एडवर्टीजमेंट करी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स आए ना आए भाड़ में जान दो, ऐड करी, अब उसका वो पैसा, दिस इज कॉल्ड संक। आ गया समझ, कोई डाउट है जी। चलो, theoretically incremental cost are related to the concept of marginal cost। marginal मतलब एडिशनल, तो बिजनेस करते करते एडिशनल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट रेफर्स टू एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड बाय अ फर्म एज अ रिजल्ट ऑफ, तो बिजनेस डिसीजन लेने पड़ते हैं ना टाइम टू टाइम, नया एसी चाहिए सर, वो काम करना है सर, ये करना है सर, वहां बढ़ना है, तो ये मेरी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। तो कोई बिजनेस करना है ना, एक इमरजेंसी फंड इसका भी होता है। जैसे एक परिवार होता है, वो हमेशा अपने पास एक इमरजेंसी फंड रखता है। ऐसा कहते हैं कि एक फैमिली का पर मंथ का जो भी खर्चा है, 6 से मल्टीप्लाई करो, इतना पैसा हमेशा बैंक में होना चाहिए। जैसे मेरा अगर पर मंथ का खर्चा 70,000 है, तो 4,20,000 मेरा इमरजेंसी फंड तैयार है ना। क्या होता है, कल को जॉब चली गई, कुछ और हो गया, तो कम घर तो चलता रहेगा ना। ऐसी बिजनेस होता है, बिजनेस के बाद भी अपना ये फंड होता है, जो रेगुलर बिजनेस डिसीजन लेते वक्त अराइज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीमेंटल कॉस्ट विल हैव टू बी इनकर्ड बाय अ फर्म व्हेन इट मेक अ डिसीजन टू चेंज इट्स, रिप्लेस वॉर्म आउट मशीनरी, खराब मशीनरी होगी, चल साइड करो, बाय अ न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी, एक्वायर अ न्यू सेट ऑफ क्लाइंट्स,
and sunk cost refers to those costs which are already incurred once and for all and cannot be recovered. जैसे एडवर्टीजमेंट या रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ऑल वेल, हो गया वो खर्चा, वो वापस नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते। ऐड से फायदा हुआ, नुकसान हुआ, कोई फर्क नहीं, ऐड हो गई, खर्चा हो गया। ठीक है जी। तो अगला है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कौन बताएगा? हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब किसी बुक वैल्यू, जो मशीनरीज हमने खरीदी है उसका ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, जो भी मशीनरीज मैं ले रहा हूं उसका ओरिजिनल कॉस्ट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। समझ गए सब? और रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है? जो भी मैं मशीन रिप्लेस कर रहा हूं, मेरे को ऑलरेडी एक मशीन है, जैसे कि मैं आपको ये बताऊं, ये मैं आईपैड आज लेने की सोच रहा हूं फॉर एग्जांपल, उसकी जगह पे मैंने क्या करा, इसको पहले बेच दिया, ये 40,000 का बिक गया मान लो। तो 40,000 का बिकने के बाद आईपैड का कुछ 80-90 हजार रुपए का पूरा खर्चा होगा। तो मेरी जो 40-45,000 एक्स्ट्रा जो है वो मेरी कौन सी कॉस्ट है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आ गया समझ? चल रहा है ठीक ठाक, फिर भी मेरे को रिप्लेस करना पड़ रहा है, तो ये मेरी कॉस्ट लग गई। पढ़ता हूं। हिस्टोरिकल कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट ऑन द एक्वाजिशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट, जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा। रिप्लेसमेंट cost is the money expenditure that has to be incurred for replacing an instability in prices make these two cost differs। अब जब मैंने खरीदा होगा 10 साल पहले 10 लाख का, आज रिप्लेस कर रहा हूं, क्या 10 ही लाख का मिलेगा? अब वो शायद 15 लाख का हो गया होगा, 5 लाख और एक्स्ट्रा देने, वो मेरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। Other things remaining the same, an increase in the price will make replacement cost higher than the, yes, all well। चलो जी, अब अगला है मेरा प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। देखो, एक होती है प्राइवेट कॉस्ट, प्राइवेट देखो नाम से ही पता लग रहा है, प्राइवेट मतलब हमारी कॉस्ट। और एक होती है सोशल कॉस्ट, सोशल मतलब सबकी कॉस्ट। प्राइवेट में पहले बताता हूं, जैसे मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरे बिजनेस के अंदर मैं कुछ प्राइवेट कॉस्ट कर रहा हूं, जैसे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट है, वो मेरी कौन सी कॉस्ट है? प्राइवेट कॉस्ट है। लेकिन बिजनेस चलाते वक्त भी मेरे को सोसाइटी का भी ख्याल रखना है। एक बात बताओ, मैं बिजनेस जो कर रहा हूं वो मैं कौन से रिसोर्सेज यूज कर रहा हूं? कहां से आते हैं रिसोर्सेज? तो एनवायरनमेंट को वापस नहीं दूंगा। एक सेक्शन है कंपनी लॉ के अंदर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सुना है किसी ने? CSR। अगर आप एक लिमिट, एक टर्नओवर की लिमिट क्रॉस कर देते हो ना, तो आपके नेट प्रॉफिट का 2% आपको सोशल वेलबींग में लगवाना पड़ता है। ये लॉ है कंपनीज का। मतलब हर कंपनीज अपने टोटल नेट प्रॉफिट का 2% जो है वो सोशल वेलबींग में लगवाती है। पेड़ पौधे लगा दिए, बेंचें लगवा दी, पार्क वो करवा दिए, स्कूल्स में करवा दिए, नहीं समझे? तो वो हमारी कौन सी कॉस्ट होती है? भाई आप एनवायरनमेंट से ले रहे हो तो दोगे किसको? एनवायरनमेंट को ही दोगे ना, या अपने ही भरते रहोगे? तो वो हमारी सोशल कॉस्ट है। तो इसके बारे में और बात करते हैं। अभी देखो लिखा है, प्राइवेट कॉस्ट आर कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड और प्रोवाइडेड फॉर बाय फर्म्स एंड आर ईदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। देखो दोबारा से, प्राइवेट कॉस्ट आर कॉस्ट, सही तो दिख ही नहीं रहा, that are actually incurred or provided or by firms and are either explicit or implicit।
they normally figure in business decision as they form part of total cost and are internalized by the firm. मतलब अंदर ही अंदर होता है, फर्म के अंदर का सारा कॉस्ट, उसको हम कौन सा कॉस्ट कहते हैं? प्राइवेट कॉस्ट. Social cost, on the other hand, refers to the total cost borne by the society on account of business activity and includes private cost and external cost. तो सोशल के अंदर प्राइवेट भी इन्वॉल्व होती है. ऑल वेल, क्योंकि प्राइवेट कॉस्ट मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर पे खर्च कर रहा हूं मैं. बताओ ये सारी चीजें आ कहां से रही है? सोसाइटी से. एम्प्लॉय को सैलरी देना, एम्प्लॉय की अच्छा लिविंग, एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट्स, एम्प्लॉय की हेल्थ का ख्याल रखना, डैम्स, वाटर, रिवर, देखो लिखा आएगा. इन इट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज फॉर विच द फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे प्राइस, जैसे एटमोस्फेयर, रिवर, रोडवेज एक्सेट्रा, एंड द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डिसयूटिलिटी क्रिएटेड, जैसे एयर, वाटर और एनवायरमेंट पोल्यूशन हम लोग क्रिएट करते नहीं करते प्रोडक्शन करके. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाहर देखो एसी की हवा जा रही है, नहीं है? आपको नहीं लग रहा है एनवायरमेंट पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है? पड़ ही रहा है. 50 डिग्री हो चुका है. क्या हाल होगा? मुझे तो ये समझ सोच के आ रहा है आज से 100 साल 150 साल बाद क्या होगा, है ना? फिर तो ऐसे एसी होंगे, स्कूटी चला रहे हो एसी पीछे बैठा हुआ है, जैसी बंद झुलस गए. चलो, अब है हमारा फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. बहुत सिंपल, तो इसको भी बताता हूं. फिक्स कॉस्ट क्या होती है बेटे? कांस्टेंट. दो कॉस्ट है, एक मेरी फिक्स्ड है और एक मेरी, ये वो कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट जो कि कम होती रहती है जैसे जैसे मेरा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा. नहीं समझे? मैं बताता हूं कैसे. मान लो मैंने इस कोचिंग सेंटर में एक रूम जो है वो रेंट पर लिया कोचिंग सेंटर चलाने के लिए. सुनते रहना अच्छे से. मैंने कोचिंग सेंटर चलाने के लिए रूम रेंट पर लिया. रूम का किराया है 30,000 रुपए महीना. कितना? 30,000 रुपए महीना. तो मेरे पास आए पढ़ने के लिए मान लो 10 स्टूडेंट, तो मेरा पर स्टूडेंट कॉस्ट कितना आ रहा है? ठीक है, मैंने मेहनत करी उन बच्चों पर तो और बच्चे आ गए. नेक्स्ट मंथ मेरे पास आए 30 स्टूडेंट, तो मेरे पर स्टूडेंट कॉस्ट क्या आ गई? मतलब प्रोडक्शन बढ़ने पर फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है मेरी, है ना? उसके बाद ऐसा हो गया कि भाई मेरे पास आ गए 300 स्टूडेंट, तो मेरी पर स्टूडेंट कॉस्ट क्या आ गई? मात्र 100 रुपीज. ये मेरी कौन सी कॉस्ट होती है? ये फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते बढ़ते वो कॉस्ट कम हो जाए. ठीक है. एक बात आपको बताऊं, अगर बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ ना तो भी कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट रहती है. एग्जांपल देता हूं. कोविड आया, दुकानें सब बंद, बिजनेस सब बंद, लेकिन हर बिजनेस वाला अपने यहाँ का रेंट पे कर रहा था. मतलब जीरो प्रोडक्शन पे भी फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ. जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं, अगर प्रोडक्शन जीरो है तो भी कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट होगी. और फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है या नहीं, या बढ़ती है? एक लेवल तक आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो फिक्स कॉस्ट मेरी कांस्टेंट रहेगी. देखो ना, 10 बच्चों में भी इतना ही बड़ा हॉल है, 30 बच्चों में भी इतना ही बड़ा हॉल है, 300 में भी एडजस्ट करूंगा मैं 80 90 बच्चे के बैचेस बना दूंगा 4, है ना? तो मेरा रेंट सेम ही है 30,000 रुपए. जैसा होगा 31-32 हजार कर देगा वो, उससे ज्यादा थोड़ी करेगा. समझ गए? ऑल वेल. अब बात करते हैं वेरिएबल की. वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो वेरी करती रहती है प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग. देखो, जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? जैसे कोचिंग सेंटर बंद थे कोविड में, तो हम लोगों का वो मार्कर का, बिजली का, ये सारा खर्चा, वो वाटर बोतल का,
ये सब वेरिएबल है ना, ये सारा खर्चा क्या था, शून्य। 10 बच्चे आए तो एक ही बैच पढ़ाया तो बिजली का बिल कम लगा, बच्चे बढ़ गए जी, 20 हो गए, 30 हो गए, 2 बैच हो गए तो बिजली का बिल और, तो मार्कर का खर्चा भी बढ़ेगा या नहीं। 100 बच्चे हो गए तो 5 बैच पढ़ाए, मान लो 20-20 के टीचर ने, तो 5 बार एसी चला 5 घंटे तक, 5 घंटे का इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो थ्रू आउट द प्रोडक्शन क्या रहती है, बढ़ती रहती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं टोटल फिक्स कॉस्ट की, तो फिक्स कॉस्ट हमेरा हमेरा ऐसा रहता है, नहीं समझे, जीरो प्रोडक्शन पे भी मेरा कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट और ये कांस्टेंट रहता है। जीरो प्रोडक्शन पे वेरिएबल क्या रहता है, जीरो ही है, प्रोडक्शन बढ़ेगा वेरिएबल। अच्छा एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट मेरी यहां से शुरू करूं या यहां से, टोटल कॉस्ट यहां से, नहीं आया समझ, क्योंकि मेरा चाहे जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट तो है ही, तो कॉस्ट यहां से शुरू होती है। मैंने एक कर्व बना दिया, ये टीसी है, ये टीएफसी है और ये टीवीसी है। अभी सिखाऊंगा आगे, अभी तो ऐसे बस सामने आया तो बता दिया मैंने, ठीक है। अभी देखना जी, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। देखो फिक्स का इन्होंने दूसरा नाम इमीडिएटली लिख दिया। फिक्स कॉस्ट क्या रहती है मेरी, कांस्टेंट रहती है। आर नॉट ए फंक्शन ऑफ आउटपुट, ये आउटपुट से इसको कोई फर्क नहीं है, आउटपुट जीरो होगा तो भी उतने 30,000 रेंट देना है। एक भी बच्चा नहीं पढ़ा रहा 30,000 रेंट देना है, 100 बच्चे पढ़ा रहा हो 30,000 ही देना है एक लिमिट तक। हम अब ये मत बोलना सर 30,000 पढ़ा रहे हो तो 30,000 पढ़ा सकता हूँ यहाँ पे, एक लिमिट तक, जो कि मेरी ख्याल से 400-500 बच्चों तक ही, कोई मेरे को नई जगह पे जाने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए। They do not vary with output upon a certain level of activity. These costs require a fixed expenditure of fund irrespective of level of output. Example, rent, property tax, interest on loan and depreciation. Property tax देना ही है, depreciation होना ही होना है. When takes as a function of time and not of output. ये समय के accordingly होता है, production पे नहीं. However, these costs vary with the size of the, तो मैंने क्या बोला, एक कैपेसिटी तक ये फिक्स रहते हैं। अब मान लो प्लांट का साइज बढ़ेगा, मेरे स्टूडेंट अब मान लो 2000 बच्चे हो गए, तो अब तो मेरे को नई जगह पे जाना पड़ेगा, जहाँ मेरी फिक्स कॉस्ट भी बढ़ेगी। Therefore, fixed cost do not vary with the volume of output within a capacity level. ये लाइन समझ में आ गई, within a capacity level दिख रहा है इस पे। क्या फिक्स कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हो भाई साहब, लोगों के जो घरों के खर्चे होते हैं, मान लो कोई बंदा किराए पे रहता है, तो वो अपना कुछ भी करे, चाहे खाने में पहले वो रेस्टोरेंट में खाता था या डेली घर पे कभी मटर पनीर सोया चाप, कभी कुछ कढ़ाई पनीर बन रहा है, उसकी इनकम कम हो गई तो वो बंदा दाल रोटी पे भी गुजारा कर लेगा, लेकिन उसको रेंट तो देना ही है ना। तो फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड, दीज कॉस्ट आर फिक्स सो लॉन्ग एज ऑपरेशन आर गोइंग ऑन। जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक मेरी ये फिक्स कॉस्ट है ही है। They can be avoided only when the operations are completely closed down. These are by their very nature inescapable or uncontrollable cost. इसको आप ना तो एस्केप कर सकते हो, मतलब कंट्रोल भी नहीं कर सकते, उतना ही देना है। But there are some costs which will continue even after the operation are suspended. As for example, for storing of old machine which cannot be sold in the market, these are called shutdown costs. अब कोई ऐसी मशीन है जो रिप्लेस ही नहीं हो सकती, तो फिर वो कौन सी कॉस्ट होगी, फिर उसको शट डाउन कॉस्ट बोलेंगे, उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं बोलेंगे। एंड सम ऑफ द फिक्स कॉस्ट जैसे कि कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट आर प्रोग्राम्ड फिक्स कॉस्ट और डिस्क्रेशनरी एक्सपेंसेस। मान लो बिजनेस कम चल रहा है तो आप अपने एक्सपेंडिचर को क्या कर सकते हो, बोलो ना, कम कर सकते हैं।
तो ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर डिस्क्रेशनरी फिक्स कॉस्ट है। डिस्क्रेशन मतलब मेरा मन कर रहा है तो करूंगा, नहीं मन कर रहा तो, लेकिन मेरे घर का रेंट, मेरे बिजनेस का रेंट, ये डिस्क्रेशन पे नहीं है। डिस्क्रेशन मतलब मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, ये तो मेरे को देना ही पड़ेगा। आ गया बेटे, आ रहा है? बिकॉज दे डिपेंड अपॉन द डिस्क्रेशन ऑफ मैनेजमेंट वेदर टू स्पेंड और सर्विस और नॉट। मतलब अगर आपको ऐसे कोई डिफरेंस आ जाए, डिस्क्रेशनरी कॉस्ट बताओ। जैसे कि मान लो मेरे पास 22 एम्प्लॉय काम करते हैं, मेरा सेल थोड़ा कम चल रहा है, तो क्या मैं उनमें से एक दो को निकाल सकता हूं जो अच्छा काम नहीं कर रहा उसको? वो मेरी डिस्क्रेशनरी कॉस्ट है। समझ गए? चलो अब बात करते हैं वेरिएबल की। तो वेरिएबल कॉस्ट आर कॉस्ट दैट आर फंक्शन ऑफ आउटपुट इन द प्रोडक्शन पीरियड। डेयरिंग देखो फ्रंट पे बैठ के सो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ अदर इनपुट दैट वेरी। मतलब मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, मेरी सेल अच्छी है तो रॉ मटेरियल ज्यादा लाऊंगा, सेल जीरो हो गई, रॉ मटेरियल जीरो हो गया, तो वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है। वेरिएबल कॉस्ट वेरी डायरेक्टली एंड समटाइम प्रोपोर्शनेटली विद द, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी। ओवर सर्टेन रेंजेस ऑफ प्रोडक्शन दे मे वेरी लेस, कभी कभी वो कम मात्रा से बढ़ती है, कभी कभी ज्यादा से बढ़ जाती है। ठीक है, अब आ गया आपका कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, स्टार्ट कर दे कॉस्ट फंक्शन। बेटे आ गया वो पूरा, देखो एक रिवाइज करा रहा हूं। पहले मैंने इकोनॉमिक कॉस्ट बताया और अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट को मैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहता हूं, इकोनॉमिक कॉस्ट को। फिर मैंने आउटले कॉस्ट बताया और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आउटले कॉस्ट मतलब एक्चुअली खर्च किया, अपॉर्चुनिटी मतलब बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। फिर हमने बात करा डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब जो मेरे प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, और इनडायरेक्ट मतलब जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इस कमरे की, मैं बोल ही नहीं सकता कितने बच्चों के ऊपर एसी की कितनी हवा गई और उसके ऊपर कितना बिल बैठा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर था हमारा कौन सा, हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इंक्रीमेंट कॉस्ट और संक कॉस्ट, डायरेक्ट और फिक्स्ड और वेरिएबल, प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट। मुझे लगता है कुछ भी पूछ ले आराम से बताओगे, इजीली आंसर दोगे। यहां तक ओके? अब हम बात करते हैं कॉस्ट फंक्शन की। तो कॉस्ट फंक्शन क्या कहता है? कॉस्ट फंक्शन एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है बिटवीन प्रोडक्ट की कॉस्ट एंड वेरियस डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। जैसे मैं, मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट है 120 रुपए की, तो वो 120 रुपए की कॉस्ट में इतने सारे जो कॉस्टों के नाम मैंने लिए हैं, उनमें से 120 रुपए टोटल है। तो फिक्स कितनी है, वेरिएबल कितनी है, सोशल कितनी है, प्राइवेट कितनी है, हिस्टोरिकल कितनी है, रिप्लेसेबल कितनी है, इंक्रीमेंटल कितनी है, संक कितनी है, मेरे को पता होना चाहिए या नहीं? एक काम करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से और अंदर पढ़ते हैं। देखो, cost function refers to the mathematical relation between cost of a product and the various determination of cost। के बहुत सारे डिटर्मिनेशन होते हैं। जैसे प्राइस, एक बार बताओ, प्राइस किसी मशीनरी का बढ़ जाएगा तो कॉस्ट मेरी क्या हो जाएगी, और प्राइस कम हो गया तो डायरेक्ट रिलेशन है। भाई मशीन का कॉस्ट बढ़ गया तो मेरा तो कॉस्ट इंक्रीज हो गया ना। अच्छा मान लो टेक्नोलॉजी बदल गई, अब जैसे हर परिवार में, मान लो एक परिवार में एक बाप के 3 बच्चे हैं, तीनों 18-18 साल, 18-18 तो नहीं होंगे, 18-19-20 के हो गए। अब बाप की एक फिक्स कॉस्ट बहुत तगड़ी वाली है, बताओ कौन सी? मोबाइल। अभी तीनों को क्या दिलाना पड़ेगा? फिर उनका क्या होगा, रिचार्ज होगा। पेट्रोल की आग थोड़ी लगानी उनको। इतने नालायक नहीं हो। स्कूटी एक बार को अवॉइड कर सकते हैं, मोबाइल फोन अवॉइड। अब फोनों का प्राइस बढ़ जाए तो बताओ मेरे घर चलाने में दिक्कत आएगी या नहीं?
मेरी वाइफ के साथ हुआ था, बैक टू बैक 2 दिन में 2 बार फोन चोरी हुए। एक फोन चोरी हो गया, अब हो गया तो मैंने शाम को नया, चल लेके आते, ले आए नया फोन। सुबह गई, फिर चोरी हो गया। फिर मैं शाम को गया, मैं चल दूसरा लेकर आते। अच्छा, ऐसे टाइम पे आपको डांटना नहीं चाहिए। किसी ने खुद थोड़ी इनवाइट किया होगा, ले जाना नया है। हो गया चोरी। फिर शाम को ले गया मैं, वो कह रही नहीं अब मैं फोन ही नहीं लूंगी। मैं, पागल है तू, मुझे कैसे पकाएगी फिर दिन भर, कैसे डांटेगी तू? कह रही हाँ ये बात तो सही है। मैं कहा चल फिर। शाम को ले गए, फिर मैंने फोन दिलाया, मैं कहा देख अब इसको रखने का तरीका बता रहा हूँ तुझे मैं। तुझे अपने बैग की सबसे अंदर वाली जेब में, उसके अंदर भी कोई जगह हो तो वहां डाल के रखियो, ऊपर ऊपर मत रखियो, तब से फोन बचा हुआ है। अब वो अपने से ज्यादा फोन का ख्याल रखती है। बैक टू बैक 2 झटके लगे, उसको कुछ नहीं हुआ, मेरे को लगे ना, स्वैपिंग तो मेरी थी। तो भाई मेरा कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। सही है, कभी कभी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है। अब लैपटॉप हो गया, आईफोन। अब जो आईफोन 15 चला रहा है वो अभी बड़ा खुश है, अभी सितंबर के बाद वो टेंशन में आ जाएगा, क्योंकि तब तक क्या आ जाएगा। चल वो फिर भी एक आधा साल खींच देगा, 17 आती वो फिर टेंशन, फिर तो बाबा हटा इसको। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या हो गई। सही है। तो यही सारे फंक्शन होते हैं। तो क्या था, इन अ कॉस्ट फंक्शन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर द प्राइस ऑफ द फैक्टर। फैक्टर मतलब कॉस्ट ऑफ, ये अपना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सभी के प्राइस। मान लो लेबर महंगी हो गई तो मेरा भी महंगा हो जाएगा कॉस्ट। द साइज ऑफ द आउटपुट or any other relevant phenomenon which has a bearing on cost such as technology, level of capacity utilization, efficiency and time period under cost function is a function which is obtained from production function and market supply of, है ना। इसीलिए पहले क्या पढ़ा हमने, प्रोडक्शन पढ़ा। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप का कॉस्ट मतलब उनका महंगा होना कॉस्टिंग पे भारी होता है। तो कॉस्ट अगर ज्यादा होगी तो मार्केट सप्लाई पे भारी होगा या नहीं। वो चीज मुझे क्या करना पड़ेगा, महंगा बेचना पड़ेगा। यस और नो। तो उससे डिमांड और सप्लाई दोनों पे इफेक्ट होगा। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स एक साथ पढ़ते हैं। आ गया समझ। अब मान ली महंगा है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, और डिमांड कम होगी तो मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी। देखो एक ही चीज से प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट, डिमांड, सप्लाई, पांचों चीज इफेक्ट हो गई। फिर इसका इफेक्ट पड़ेगा जीडीपी पे देश की, और तब होता है मैक्रो इफेक्ट। यस और नो, ये सब लिंक्ड है एक दूसरे से। क्लियर है। इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। कॉस्ट फंक्शन आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट डेटा ऑफ द फर्म एंड आर प्रेजेंटेड थ्रू कॉस्ट कर्व। अभी दिखाएंगे आपको कर्व। द शेप ऑफ कॉस्ट कर्व डिपेंड अपॉन द कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन दो तरीके के, शॉर्ट रन और, तो भाई शॉर्ट रन लॉन्ग रन में मेरे को टेंशन ही नहीं है। शॉर्ट रन में फिक्स क्या रहता है, सिर्फ वन ऑफ द फैक्टर वेरिएबल है, बाकी सभी फिक्स होता है। और लॉन्ग रन में सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। ये तो ओके। अब है शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। सॉरी, तो मानने में हाथ नहीं लगाता फिर। आ जाओ। ओहो, मेरे को एक चीज याद आ गई, बताऊंगा जरूर। ठीक है। मेरा एक दोस्त है, सीए चार्टर्ड। अच्छा, उसके साथ क्या हुआ, पहले उसके साथ क्या हुआ ये बताता हूँ, फिर दूसरा सीन बताऊंगा। एक बार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में आई थी, 18 में रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद 1 घंटे के बाद रिजल्ट वापस ले लिया था। नहीं समझे। सीए इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट डिक्लेयर करा, सीए फाइनल का, तो मेरा दोस्त सीए बन गया। सीए सूर्या, सूर्या नाम है उसका, एस के बोलता हूँ उसको। ठीक है, वो सीए बन गया।
बना तो मस्त, पार्टी हो रही है, एंजॉय हो रहा है, ऑर्डर हो गए सब कुछ, फोन हो गए, गाँव गाँव में सब जगह बता दिया गया, लड्डू वड्डू बांट दिए इतनी सी देर में, ढोल वोल लेके आ रहे थे, बोतलें नहीं खुली थी। ठीक है, 1 घंटे बाद इंस्टीट्यूट ने बोला हमने हमारे से कुछ गलतियां हो गई है, तो 5,000 लोगों को फेल कर दिया, उसमें मेरा एक गरीब दोस्त भी था। तो इमेजिन करो उसके ऊपर क्या बीती होगी। उसने फेसबुक पे नाम के आगे भी सीए लिख दिया था। फिर 1 घंटे बाद फिर पहले फेसबुक ही गया, सॉरी सीए हटाओ। तो वो बड़ा तगड़ा, हम बचपन से साथ में ही है, बचपन में ट्वेल्थ ट्वेल्थ के बाद मिले थे उससे हम, 2008 7 के बाद। तो उसकी एक क्वालिटी है कि वो दुनिया में कहीं भी सो सकता है, वो चलते चलते भी सो सकता है, वो बस में डंडा पकड़ के भी सो सकता है, वो पढ़ उसने आज तक एक भी सिंगल क्लास बिना सोए नहीं लिए, उसका रिकॉर्ड है, आंखें लाल रहती है हमेशा। वो क्लास में 3 मिनट भी अगर चुप्पी हो गई तो वो सोया हुआ पाया मिलेगा, और टीचर उसको अलाउड करते हैं, ठीक है तू सो, ठीक है। तो बस में जा रहे थे, तो ब्लू लाइन बस थी, ठीक है, दिल्ली में ब्लू लाइन चलती थी, और बहुत भीड़, तो वो बड़ी मुश्किल से पकड़ के खड़ा है, अब इतनी भीड़, बिल्कुल चिपक चिपक के, उसको बड़ी तेज की यही छींक आई। अब आदत होती है बंदे की, सामने कोई और होता है तो नहीं, पीछे, तो उसने क्या करा, आज छी, पीछे एक बहुत अच्छी सी खूबसूरत महिला खड़ी थी। और बहुत सारे पानी के बुलबुले नहीं। अच्छा, सिचुएशन ऐसी कि वो भाग भी, सिचुएशन ऐसी कि वो लड़की बोल सकती है बस कुछ और कर, क्योंकि वो भी पैक है। अब हमने देख लिया, मैंने कहा ये तो कांड हो गया भाई। हम तो गया तो ये भी पिटेगा साला, हम भी पिटेंगे इसके में। अब मैंने ही मारा उसमें एक तमाचा खींच के, मेरे को बचाना था, एक मारा धापता, शर्म नहीं आती ये वो, चल तुझे नीचे बताता हूँ। तो भाई बस बस रुक गई, चल नीचे चल नीचे, वो भी दौड़ दौड़ के, मैं जैसे नीचे उतरा मैं कहा भाग। हमारे दो दोस्त बस में और थे, किसी को नहीं पता था वो हमारे ही दोस्त थे, हम दोनों तो वहां से भाग लिए। तो वो दो दोस्त अगले स्टैंड पे हमें मिले, हमारी सेटिंग होगी भाई, यहाँ मिलते हैं अभी। वो आए, कह रहा भाई अच्छा वो भाग लिए, नहीं तो वो तो इतनी गंदी गंदी, मतलब मैंने आज पहली बार लड़कियों को माँ बहन की गाली देते हुए देखा, ठीक है। मगर यार तू यार ऐसे ऐसा मत किया अगर, उसके बड़े ऐसे कांड होते, तो वही याद आ गया अभी। है चार्टर्ड है, हाँ सीए, 2019 में बन गया, नेक्स्ट ईयर। छोड़ता नहीं है ना, ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए आदमी को। बन गया था, इंस्टीट्यूट ने वापस ले लिया, उसने फिर मेहनत करी, फिर बना, फिर 2 अटेम्प्ट फेल हो गए, तीसरे अटेम्प्ट में बना। चले आगे बढ़े। अब हमारा टॉपिक है शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट। तो बेटे मेरे, मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ कि वन ऑफ द फैक्टर वेरिएबल होता है, बाकी सब कुछ फिक्स रहता है। तो लेट्स स्टार्ट। टोटल फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट के बारे में कहता, देर आर सम फैक्टर्स विच कैन बी इजीली एडजस्टेड विथ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब लेवल ऑफ आउटपुट अगर हमारे को चेंज करना है तो कुछ फैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं, और वन ऑफ द फैक्टर या ज्यादातर क्या होगा, जनरली लेबर। ए फर्म कैन readily employ more worker if it has to increase output, yes। मान लो अचानक से ऑर्डर आ गया, पहले 10,000 माल बनाता था, आज 20,000 हो गए, तो मैं आउटपुट बढ़ा दूंगा। सिमिलरली इट कैन परचेज मोर रॉ मटेरियल्स इफ इट हैज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल तो ला ही सकता हूं। सच फैक्टर विच कैन बी इजिली वेरिड विद अ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट आर कॉल्ड। ऑन द अदर हैंड देर आर सम फैक्टर, जैसे बिल्डिंग कैपिटल, इक्विपमेंट, टॉप मैनेजमेंट टीम, जिसको आप इजीली वेरी, टॉप मैनेजमेंट टीम मतलब एंटरप्रेन्योर है ना, उसको आप ऐसे थोड़ी चेंज कर दोगे। जिसने कंपनी बनाई, भाई तू जा। नया ऑर्डर आ गया, तू जा, तेरा दिमाग नहीं चाहिए। ओ भाई पागल है, मैं नहीं बनाया सब कुछ।
है ना. It require comparatively longer time to make changes in them. It takes time to install new machine. Similarly, it takes time to build a new factory. Such factor which cannot be readily varied and required a longer period to adjust are called fixed. प्रोडक्शन का ये जैसे डिमांड सप्लाई में डिमांड कर लो सप्लाई ओके, या प्रोडक्शन कर लो कॉस्ट ओके. Corresponding to the distinction between variable and fixed factor, we distinguish between short run and long run period of. तो अब आ गया शॉर्ट रन. तो मैं बहुत तेज बता रहा हूं क्योंकि पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी. शॉर्ट रन इज ए पीरियड ऑफ टाइम जिसमें आउटपुट आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो सिर्फ कुछ वेरिएबल फैक्टर जैसे लेबर और. इन द शॉर्ट रन क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी वेरिड इन अकॉर्डेंस विद चेंज इन द. तो फिक्स फैक्टर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. If the firm wants to increase output in the short run, it can do so only by increasing the variable factor, that is by using more labor and or by buying more raw material. Thus, short run is a period of time in which only variable factor can be varied while the quantity of fixed factor remain unaltered. On the other hand, long run is a period of time in which the quantity of all factor may be varied. In other words, all factor becomes variable in the. तो इसीलिए we find that fixed costs are those costs which are independent of output. Fixed cost independent होता है, कितना कर लो आउटपुट वो बिल्कुल हिलेगा नहीं, बेशरम है वो. ठीक है. That is they do not change with the change in these cost is. तो मैं आपको अभी वो बना के दिखाऊंगा ना, तो देखना फिक्स फिक्स ही रहेगा. ठीक है. इसी कर्व को समझाने के लिए कहानी बता रहा है आपको पूरी. मैंने पहली कर्व बता दिया ताकि कहानी और समझ में आ जाए. Even if the firm closed down for some time in the short run but remains in business. जैसे कोविड में क्लोज डाउन था ना कुछ देर के लिए. कोविड इज द बेस्ट एग्जांपल. कोविड-19 क्लोज डाउन था ना, लेकिन किसके लिए, कुछ दिनों के लिए. ऑल वेल. जैसे किसान लोग होते हैं, जब मौसम नहीं होता, वेदर नहीं होता, तो क्या क्या करते हैं, बेच देते हैं अपनी जमीन, वही रहती है वो जमीन. फिक्स कॉस्ट फिक्स है. These costs have to be borne by it. Fixed costs include जैसे contractual rent, insurance fee, maintenance cost, property tax, interest on capital, manager salary, watchman का wages. देखो एम्प्लॉय बेशक चले जाए, वॉचमैन को तो बाहर रखोगे, पर चलो रात में चोरी हो गई ले गए सब, और मैनेजर तो रहेगा क्योंकि नए एम्प्लॉय बाद में रखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए. ये खुद ही आएगा एम्प्लॉय, चल भाई मैं आ गया, कोई रखेगा उनको. द फिक्स कॉस्ट कर्व इज प्रेजेंटेड इन फिगर. ठीक है. ये इस फिगर में. ऑल वेल. अब वेरिएबल कॉस्ट देखो, ऑन द अदर हैंड दोस कॉस्ट विच चेंज विद द चेंज इन आउटपुट. तो देखो आउटपुट बदला, कॉस्ट बढ़ती जा रही है. जितना आउटपुट बढ़ाओगे, आउटपुट जितना बढ़ाओगे उतना वेरिएबल कॉस्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. ये वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग यहां से आउटपुट इंक्रीज कर रहे हैं. ऑल वेल. डन है जी. अब एक प्रश्न आपसे कि मेरा टोटल कॉस्ट शुरू कहां से होगा. टोटल कॉस्ट मेरा शुरू होता है फिक्स कॉस्ट से. क्यों, अरे वेरिएबल का भी कोई कॉस्ट नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन जीरो है, लेकिन जीरो प्रोडक्शन पे भी कुछ ना कुछ फिक्स हमेशा. तो इसीलिए टीसी इज इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी. टीवीसी प्लस जीरो है लेकिन टीएफसी 50 है. टीसी मेरा क्या होगा उस टाइम 50. तो टीसी एफसी 50 है तो टीसी भी 50. तो यहां से बढ़ता है टोटल कॉस्ट. और ये मेरा बीच में ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया. वेरिएबल कॉस्ट क्यों बोला, क्योंकि शॉर्ट रन पढ़ रहे हो. ऑल वेल. तीनों को एक साथ बनाते हैं. ये देखो समझना, अच्छे से समझना. पहले सब बताओ क्या यहां तक कोई डाउट है, अभी तक जो पढ़ा है परफेक्टली आया समझ में. ठीक है. मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं. मेरा मन कर रहा है. ठीक है. क्यों, क्या होता है. अभी सुनना.
पहले फिक्स की बात करते हैं। मान लो फिक्स कॉस्ट मेरी 30 है। क्या है? 30। तो प्रोडक्शन में कितना भी करूंगा मेरा फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा? वो 30 ही रहेगा, एक सर्टेन लिमिट तक। मैं मान के चल रहा हूं मैं उसी लिमिट में प्रोडक्शन कर रहा हूं। अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, नेक्स्ट मंथ से होगा, तो मेरी टोटल कॉस्ट कहां से शुरू होगी? 30 से। अगले महीने प्रोडक्शन स्टार्ट, तो 0 पे 0 था, अगले महीने से प्रोडक्शन चालू कर दिया, ये ले भाई टीवीसी। तो टीसी इज इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी। तो मान लो टीएफसी गिवन है, टीसी गिवन है, तो टीवीसी निकाल लोगे। टीसी टीवीसी गिवन है, टीएफसी निकाल लोगे। कुछ भी गिवन हो आप निकाल लोगे इजीली। ठीक है, इन्होंने इसको समझा रखा है। तो अब देखो जी, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, अब थोड़ा सा इन्होंने एडवांस किया। अब आप ये कह रहे हो सर एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो मेरे प्यारे, टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, क्या निकल जाएगा? वो कह रहा है एसी निकालने का फॉर्मूला बताओ, टीसी अपॉन में, वो ये बोलेगा अपना एबीसी निकालने का फॉर्मूला बताओ, तो टीवीसी डिवाइड बाय ये तीनों ऑल वेल आपके क्या है फॉर्मूले। तो देखो तीनों फॉर्मूले, एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी अपॉन में क्यू, एबीसी इज इक्वल टू टीवीसी अपॉन में क्यू, और एटीसी एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एएफसी जमा, है ना। और एक और आता है मार्जिनल कॉस्ट, ये एमसी होता है, एमसी इज इक्वल टू चेंज इन टीसी डिवाइड बाय चेंज इन क्यू। एमसी मतलब एडिशनल कॉस्ट, मतलब एक एडिशनल वेरिएबल ऐड हुआ तो उससे मेरी कॉस्ट कितनी बढ़ी। जैसे कि एक लेबर पर 100 था टीसी, और ये क्वांटिटी, लेबर बढ़ा दी 2, टीसी हो गया मेरा 150। तो एमसी इज इक्वल टू चेंज इन टीसी डिवाइड बाय चेंज इन, चेंज एक ही का तो हुआ, और मान लो 3 हो गया, एक 210 हो गया, तो 210 माइनस 150 डिवाइड बाय 1, मतलब 60। आ गया समझ? तो एमसी का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टीसी अपॉन में चेंज इन क्यू। अब आप लोगों को क्या करना है, ये बनाना है अभी कॉपी में। तो मैं आपको टीवीसी, कॉपी है किसी के पास? चलो मैं इसको आपको सॉल्व करके सामने ही दिखाते हैं, कोई बात नहीं। आ जाओ बेटे, सब आ जाओ, फिर मेरे को इसका वो ग्राफ भी दिखाना है। बेटे टोटल फिक्स कॉस्ट हर बार क्या है? इसको मैं साइड रख रहा हूं। 0 आउटपुट था तो वेरिएबल पक्का 0 होगा, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? ये प्लस ये 1000। कोई दिक्कत? एक आउटपुट बढ़ाया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया? तो 1000 प्लस 50 इज इक्वल टू, अच्छा एमसी बताओ यहाँ पर, चेंज इन टीसी टीवीसी 50 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू, ऑल वेल, कोई दिक्कत? एक और आउटपुट बढ़ाया जिससे मेरा वेरिएबल कॉस्ट 90 हो गया, तो 1000 प्लस 90 इज इक्वल टू 1090। तो टोटल कॉस्ट चेंज कितना हुआ? 40 डिवाइड 1 इज इक्वल टू 40। डन। तीसरा, एक और आउटपुट बढ़ाया तो टीवीसी मेरा बढ़ गया, 140 हो गया, तो 1000 प्लस 140 इक्वल टू 1140। अब एमसी निकालना, 1140 1190 में से माइनस करो, क्या आया? 50 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू, बेटे आया?
चलो चौथा एक और बढ़ाया इन्होंने। अब मेरा टीवीसी मान लो हो गया 196, तो 1000 प्लस 196 1196, इसमें से 40 माइनस करो 56, डिवाइड बाई 1 कर दो। ऐसे करते करते यहाँ पर देखो आपका एमसी आया। एमसी आपका क्या होता जा रहा है, पहले बड़ा फिर घटा फिर बड़ा 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 बड़ा, ठीक है, समझ गए। फिर आपका एएफसी कैसे निकलता है, टीएफसी अपॉन क्यू। 1000 में से जीरो करोगे तो नील आएगा, डिवाइड बाय कोई भी जीरो करो तो 1000 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1000 डिवाइड 2 333, 250, 200, 16, समझ गए। एबीसी इज इक्वल टू टीवीसी अपॉन में क्यू, 0 बाइट 0 इज इक्वल टू 0, 50 बटा 1 50, 90 बटे 2 45, 140 डिवाइड बाय 3 46, ठीक है। और एटीसी कैसे निकलेगा, ठीक है, ओके, यहां तक ओके सबका। चलो यहां पर इन्होंने ग्राफ नहीं दे रखा। अच्छा ये रहा ग्राफ। तो देखो एएफसी कर्व नीचे आ रहा है, मैं यहां से दिखाना चाहता हूं। एएफसी पकड़ो, देखो 1000 से क्या हो रहा है, सीधा डाउनवर्ड, कोई चेंज नहीं, सीधा ऊपर से नीचे गिर रहा है, घमंडी आदमी की तरह है। तो देखो एएफसी कर्व क्या आया, जो भी चीज डाउनवर्ड होती है, जो भी चीज इनवर्स में जाती है वो नीचे गिरती है, यहां तक ओके। अब एबीसी दिखाता हूं मैं आपको। एबीसी देखो पहले थोड़ा सा गिरा, फिर वो बढ़ने लगा और बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। अब देखना ऊपर ए बी सी, देखो थोड़ा सा पहले, उसके बाद सीधा ऊपर, बाद में और नहीं, एक लेवल तक रखना है ना, फिर कैपेसिटी से बियॉन्ड चले जाओगे तो शॉर्ट रन खत्म हो जाएगा। ठीक है डन। अब तीसरा देखते हैं एटीसी। एटीसी देखो बड़ा हुआ है, फिर क्या हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है। एटीसी देखो बड़ा हुआ है, फिर क्या हो रहा है आपका, और एमसी भी आपका नीचे से ऊपर जा रहा है। कर लोगे जी, अलग अलग भी बना सकते हो, लेकिन आपको एक ही जगह दिखाना होता है ना सब कुछ। ये तो एक ग्राफ जो मैं आपको दूंगा अभी हैंड रिटन वाला, उसमें दोनों एक साथ है, उसमें टीएफसी भी एएफसी सब कुछ एक साथ है। डन है, चलो अब हमारा आ गया क्या, आपका एक छोटा सा होमवर्क है, बस छोटा सा, आपको एसी और एमसी के बीच का रिलेशनशिप पढ़कर आना है। क्वेश्चन आता है यहाँ पर, एक बार मैं पढ़ा दूं, चलो मैं ही पढ़ा देता हूँ, एक बार पढ़ा देता हूँ। एसी जब गिरता है तो एमसी जो होता है वो लेस देन एसी होता है, एमसी लेस देन एसी होता है जब आप कंपेयर करोगे। ये आपको 1 2 3 पॉइंट पढ़कर आने, पढ़ लोगे जी, कोई डाउट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एलएसीसी, ये हम अगली क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर इकोनॉमी और डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल करने वाले।